हाँ बच्चों, आज हम दशरूपक के चतुर्थ प्रकाश को पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि नाट्य शास्त्र के अंतर्गत सबसे पहले हमने दशरूपक में देखा जो नाट्य या रूपकों का 10 रूपों में विभाजन हुआ है। उसके मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं। किसी भी नाट्य में नेता, वस्तु और रस, 3 तत्वों को आपने पढ़ा। नेता से अभिप्राय होता है नायक या नायिका, वस्तु से अभिप्राय है कथा वस्तु। इन दोनों को तुम तीनों प्रकाशों में पढ़ चुके। अब आता है तीसरा तत्व रस। अब चतुर्थ प्रकाश में हम रस को परिभाषित कर रहे हैं। रस किसी भी काव्य का या नाट्य का प्रधान तत्व होता है। बिना रस के कोई भी काव्य या नाट्य सुंदर लग ही नहीं सकता, उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस की परिभाषा दी। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावई संयोगात रस निष्पत्ति। लेकिन काव्य प्रकाश में हमने देखा कि रस की परिभाषा अलग प्रकार से दी, और चाहे अब हम देख रहे हैं दशरूपक में रस की परिभाषा दी गई है। विभावई अनुभावैश्च सात्विकैः व्यभिचारिभिः आनीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायी भावो रसः स्मृतः। लेकिन जो मूल परिभाषा है जिसमें विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव का संयोग दिखाया है, वही सब में चरितार्थ होती है। जैसे विभावई अनुभावैश्च, विभाव और अनुभाव, सात्विकैः व्यभिचारिभिः, सात्विक भाव और व्यभिचारी भावों को आनीयमाना, इनके संयोग से जब आनीयमानः स्वाद्यत्वम् स्थायी भावो रसः स्मृतः, इन सब के संयोग से जब स्थायी भाव स्वाद के योग्य बना दिया जाता है, आ जाता है, उसे रस का। अब यहां हमने देखा एक सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव। एक सात्विक भाव को अलग दिखाया है, जबकि सात्विक भाव भी व्यभिचारी भाव का ही एक रूप है। व्यभिचारी भाव का ही एक नाम सात्विक भाव भी कह सकते हैं। इसलिए नाट्यशास्त्र की जो परिभाषा है उसके लक्षण में कोई विरोध नहीं। अब हम सबसे पहले देखते हैं रस में जो आई है विभाव अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव, ये सब क्या है। सबसे पहले हमारे लिए समझना आवश्यक है कि विभाव होता क्या है। अब हम विभाव की यदि परिभाषा देखते हैं तो हमारे सामने दशरूपककार ने रखा है कि जायमान तया तत्र विभावो भावोपोषकृत आलंबनो उद्दीपनयत्व प्रभेदेन सच द्विधा। कि वो कहते हैं जो रस का पोषक तत्व होता है, भावोपोषकृतम, जो रस का पोषक तत्व है, जब उस भाव को पुष्ट कर देता है, जायमानतया, जब जानने के योग्य हो जाता है, तब हम उसे विभाव कहते हैं। जैसे हम श्रृंगार आदि रस देखते हैं तो हम सबसे पहले हमारे सामने उस रति को या प्रेम को प्रदर्शन करने वाला कोई भाव होना चाहिए। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि कोई भी भाव जब सामने प्रदर्शित हो जाए, किसी तत्व के द्वारा दिखाई दे, उसे विभाव कहा गया। इसे भी दो प्रकार का माना गया, आलंबन और उद्दीपन। प्रभेदेन साचा द्विधा, इन भेद से ये 2 प्रकार का माना गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं आलंबन विभाव क्या होता है। आलंबन विभाव से अभिप्राय होता है कि किसी भी नायक या नायिका जो रति या प्रेम में सहायक हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने कोई नायक या नायिका होगा जिसके हृदय में प्रेम का भाव प्रदर्शित हो, तो ये आलंबन हो जाता है। और यदि उद्दीपन भाव क्या होता है, विभाव किसको मानेंगे। उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आता है वे परिस्थितियां, जैसे एकांत स्थान, उद्यान, चंद्रिका का उदय, फूलों का खिला उद्यान, ये सब बातें जब नायक नायिका के हृदय में प्रेम को पोषित करती हैं, उद्दीप्त करती है। उद्दीपन से अभिप्राय उद्दीप्त करना। जब ये प्रेम को उद्दीप्त करते हैं तो ऐसे भाव उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। इसके बाद हमने दूसरी वस्तु देखी रस में, विभाव के बाद अनुभाव। अनुभाव जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अनु का अर्थात होता है पीछे पीछे आने वाले भाव, अर्थात विभाव के बाद जब नायक नायिका उपस्थित हैं, उनके हृदय में प्रेम का भाव आया है, तो उसके पीछे क्या भाव आएंगे। अनुभावो विकारस्तु भाव संसूचनात्मक। अनुभाव से अभिप्राय है ऐसे भाव जो उसके हृदय में विकार उत्पन्न करते हैं, विकारों की सूचना देते हैं। जैसे किसी नायिका ने अपने भावों के विलास से, अपने कटाक्ष से, इशारों से एक दूसरे को भावों को प्रदर्शित किया, तो उससे पता चलता है कि इसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया।
तो इन सब भावों की सूचना जिनके द्वारा होती है उन्हें हम कहते हैं अनुभाव। और विभाव और अनुभाव को यदि हम अगर समझें, अगर हम विस्तार से समझें तो दोनों क्या होते हैं? हेतु कार्यात्मनोः सिद्धिस्तयो समव्यवहारतः। अर्थात ये विभाव और अनुभाव दोनों हेतु हैं उस कार्य को संपन्न करने, अर्थात इनकी सिद्धि से ही व्यवहार सिद्ध होता है। अर्थात कोई भी श्रृंगार रस है, जब नायक नायिका का मिलन होगा, किसी एकांत स्थान पर मिलेंगे, उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा, उद्दीपन और आलंबन विभाव के द्वारा, फिर उनके इशारों से, उनकी भ्रू के विक्षेप से, कटाक्ष से ये प्रदर्शित हो जाएगा कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार ये जो हेतु हैं वो उस कार्य को, प्रेम के कार्य को सिद्धि करते हैं और उसके व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। अतः ये दोनों हेतु और कार्यात्मनोः सिद्धिस्तयो समव्यवहारतः है। विभाव और अनुभाव दोनों हेतु और कार्यात्मक होते हैं और इसकी सिद्धि व्यवहार से ही होती है।